हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। बेटा हमने फिजिक्स में दो मेजर चैप्टर, फिजिक्स में ये दो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हम करंट इलेक्ट्रिक स्टार्ट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है दो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आज मैं समरी लेक्चर लेके आया हूं, इसको आप रिवाइज कर लेना। देखो ये समरी लेक्चर में कंप्लीट थ्योरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा लेकिन थ्योरी कंप्लीट है। जितना हमने 18 लेक्चर में आपको पढ़ाई वो सारे थ्योरी एक बार फिर से कंसाइज वे में रिकॉर्ड करके मैं आपको दे रहा हूं। जब कभी भी आपका एग्जाम होगा आप इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें सारे थ्योरी, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला, सब कुछ कंसाइज वे में रख दिया है। जब भी आप बोर्ड का पेपर दोगे, जब भी आप टेस्ट दोगे, जब भी आप रिवीजन करोगे, इस लेक्चर से आपके सारे कंसेप्ट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड शुरू करते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सर चार्ज पढ़ा था। चार्ज क्या होता है? सर बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन ये प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। चार्ज के तीन पॉसिबल स्टेट है, किसी भी बॉडी के तीन पॉसिबल स्टेट होते हैं। रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। 11th क्लास में यही पढ़ा है ना, स्टेट ऑफ अ बॉडी। आप कह सकते हो ना कि तीन स्टेट में बॉडी रह सकती है। रेस्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से ये एक्सेलरेटेड होगी। अब चार्ज तीन तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव। कब कौन सा इफेक्ट होगा? अगर चार्ज रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस नहीं होगा। चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन ईएम वेव नहीं होगा। क्या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज कहीं पे भाग रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा? और अगर चार्ज एक्सिलरेटेड है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव तीनों ही होगा। सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वास्तविकता में क्या होता है, ईएम वेव क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सिलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव। तीन स्टेट, तीन प्रॉपर्टी। कब आएगा? पहला टिक, दो क्रॉस, दो टिक, एक क्रॉस और तीनों ही टिक। क्या ये कंसेप्ट एकदम जोरदार तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया है? हां। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या चार्ज स्केलर होता है? जी सरकार, चार्ज स्केलर होता है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज इस यूनिवर्स में कंजर्व होता है, नया चार्ज आप नहीं बना सकते। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, कोई भी चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मिनिमम चार्ज होता है ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज पॉसिबल है। चार्ज इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो चार्ज की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। अगर रेस्ट में बॉडी है तो चार्ज क्यों, मूविंग है तो भी चार्ज क्यों। ये मेजर चार इसके प्रॉपर्टी है। यूनिट क्या है चार्ज का? बेटा इंपॉर्टेंट है यार, कूलम्ब इसका यूनिट है। स्टैट कूलम्ब मतलब ईएसयू इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब, इसको स्टैट कूलम्ब के नाम से जानते हैं। फ्रैंकलिन सबसे छोटा चार्ज होता है और इसको ही फ्रैंकलिन बोलते हैं, कॉमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड फैराडे। कई सारे यूनिट हो गए यार। हाँ कितने यूनिट हो गए बताओ, गिन के बताओ। एक कूलम्ब, दूसरा ईएसयू स्टैट कूलम्ब, इसी को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, तीसरा ईएमयू और चौथा फैराडे। इन सब में रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। कि बहुत जरूरी तो नहीं है, याद रहे तो अच्छी बात है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ईएसयू, और इसी ईएसयू को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। ये सबसे छोटा यूनिट होता है चार्ज का, इसी को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। और ये दोनों ही स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ सर, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब, मतलब फैराडे सबसे बड़ा यूनिट है, ये फैराडे सबसे बड़ा यूनिट है। एंड 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये है कहानी साहब। चार्ज कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम में बात करूं मैं तो चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, फ्रॉम वन टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम चार्ज रख सकते हैं, बट न्यू चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय और डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैसे क्रिएट होता है? तो आप किसी बॉडी पे कोई रिएक्शन करा के चार्ज नहीं बना सकते। या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस कर दो तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या पता है? हाँ, मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, मिनिमम चार्ज, क्योंकि चार्ज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्रिएट होता है। अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, वो न्यूट्रल बॉडी हो गया, उस पर नेट चार्ज होगा 0।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज निगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज पॉजिटिव है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होती है। हेंस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तुम नहीं कह सकते बॉडी चार्ज है लेकिन मास नहीं है। अरे चार्ज है का मतलब यही होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर मिसमैच है। किसी बॉडी पे ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही प्रोटॉन है, कुछ है ही नहीं, मान लो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, क्या बॉडी चार्ज होगी? नहीं। चार्ज होने के लिए बॉडी पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होना जरूरी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो तो भी हो जाएगा, बहुत 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 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोई भी बॉडी बिना न्यूक्लियस के नहीं बनती, उस पर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, प्रोटॉन होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो न्यूट्रल बॉडी होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज होगी, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी को निगेटिव चार्ज किया तो उसका मास बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किया तो उसका मास घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। भले ही इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, उतना ही कम ज्यादा होगा, लेकिन इफेक्ट तो डालेगा ना। हाँ जी सर। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होगा? ई, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो किसी भी बॉडी पे जो पॉसिबल चार्ज होता है वो Q बराबर एन ही होता है, जहां पे n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा। यहां पे जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। बच्चा पता है क्या रट लेता है, सर चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अरे चार्ज तो फ्रैक्शन में हो सकता है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ही फ्रैक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। चार्ज तो यही फ्रैक्शन में हो सकता है। अच्छा हाँ हाँ, डन डन डन, चार्ज तो यही फ्रैक्शन में हो सकता है, सही बोला। Q बराबर एन में बेटा n होल नंबर में होना चाहिए, n फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चार्ज तो फ्रैक्शन में हो ही सकता है, क्लियर है। तो जल्दीबाजी में कई बार कोई भी चार्ज देख के अब तुरंत से आंसर नहीं करेंगे। 1.7 इंटू 1.7 कूलम अगर कहीं लिखा है तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। अब तुम ये मत बोलना कि सर फ्रैक्शन में है। अरे भाई चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, n फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? सर Q को n के बराबर रखेंगे और ईमानदारी से यहां पे n निकालो। 1.7 कूलम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E को नीचे ले जाओ तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब सॉल्व करो n, ये आएगा बहुत बड़ा लार्ज नंबर, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। तुम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो भाई। कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं चेक करने के लिए कुछ नहीं करना मुन्ना, Q बराबर n ही लिखना है, क्लियर है। Q बराबर n ही लिखना, तुम्हें इसी से सॉल्व करना है। Q बराबर n ही, जो भी चार्ज दिया वो रखो। जैसे 0.1 E दिया हुआ है, 0.1 E दिया हुआ है तो चार्ज को रखो 0.1 E बराबर एन। ई से ई पूरा कट गया, n बराबर 0.1 आ रहा, मतलब ये चार्ज नहीं है पॉसिबल। लेकिन मान लो चार्ज तुम्हारा दिया हुआ है 0.1 कूलम। अब चार्ज को रखो एन ई बराबर 0.1 कूलम है ये ई से सी नहीं कटेगा, ई की वैल्यू रखना पड़ेगा और ये चार्ज आपका पॉसिबल होगा। कुछ नहीं करोगे मुन्ना, कोई भी चार्ज दिया हुआ है उसको एन ई के बराबर रख दो, चार्ज की वैल्यू रखो, एन कैलकुलेट करो, बस। ई की वैल्यू रखो, जो चार्ज दिया हुआ वो रखो, ई की वैल्यू रखो, जो चार्ज दिया हुआ वो रखो, और क्यू एन कैलकुलेट करो कि फ्रैक्शन में आ रहा है कि होल नंबर में आ रहा है। दैट्स इट। इनवेरिएंट क्या होता है? चार्ज कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्ज की वैल्यू ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज बॉडी रेस्ट में, उस पर चार्ज है Q0। अगर वो चार्ज बॉडी चल रहा है, मूविंग है, अब उस पर चार्ज मान लो Q लिखा तो Q बराबर Q0 ही होगा, Q बराबर Q0 ही होगा। चार्ज इज इनवेरिएंट। मास स्पीड बढ़ाने से बढ़ जाता है, मास स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ जाता है। स्पीड घटाने से मास क्या होता है? घट जाता है। क्या ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये याद रखिएगा, स्पीड बढ़ाने से मास बढ़ जाता है। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बटा मास। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। बस तुमको ये याद रखना है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। भाई पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल्सन। निगेटिव क्या करेंगे? रिपल्सन। हां, अगर एक चार्ज बहुत बड़ा दूसरा बहुत छोटा तो इंडक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम चार्ज में अट्रैक्ट, सेम चार्ज, सेम तरह के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? सेम तरह के लोग, लड़के लड़के क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लड़कियां क्या करते हैं? रिपेल करती है ना। सेम तरह के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज में अट्रैक्ट, कभी कभी वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज कभी रिपल्सन थोड़ी ना कर सकता है, मस्ट अट्रैक्ट। अलग तरह के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट ही करते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, मास के साथ ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। बट
चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना, एक ही बात हो गया, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक मास बिना चार्ज के हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी, किसी भी बॉडी को निगेटिवली चार्जिंग करते हैं, निगेटिव चार्जिंग करते हैं तो उसको हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन देते हैं, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, उस पर लगातार इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो। क्लियर है क्या? चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता, हैविंग नो डायरेक्शन। तो सर प्लस चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस 2 कूलम चार्ज, मतलब यहां पे प्रोटॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और -2 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेसनेस है। क्या ऊपर में जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी नीचे उतने इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस है क्या? हाँ, इसीलिए हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। इसका ये मतलब नहीं है कि +2 और -2 को 4 लिखोगे, अरे भाई प्लस माइनस के साथ सिंपल एडिशन होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, याद रखिएगा, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर चार्जेस एंड मीडियम। एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस पर, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग का बेटा फ्रिक्शन, सबसे पुराना घिसा पीटा। क्या बेटा ये कैसा है? घिसा पीटा, जो बहुत पुराना होता है उसको क्या कहते हैं? घिसा पीटा चीज है ये, मतलब इसको घिसने और पीटने से चार्ज होता है। अरे भाई साहब, नाम से पता चल रहा है सबसे पुराना रगड़ने से चार्ज होगा। क्या ओनली इंसुलेटर चार्ज होते हैं? हाँ, ओनली इंसुलेटर, सिर्फ इंसुलेटर चार्ज हो, कंडक्टर को रगड़ने से कुछ नहीं होता, क्यों? कंडक्टर पे चार्ज भाग के जाएगा, वापस भी आ जाएगा। इंसुलेटर पे रगड़ने से क्या होता है कि एक बॉडी से चार्ज इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे जाते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन, अच्छा किससे इलेक्ट्रॉन जाएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, उसे इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चला जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन गया है उतना ही उसकी वजह से निगेटिव चार्ज इस पे आएगा, और उसी ट्रांसफर की वजह से उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएंगे इस पे हमेशा। हाँ, इंडक्शन क्या होता है? तो इंडक्शन डाइलेक्ट्रिक में होता है, फॉर डाइलेक्ट्रिक एंड। सर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये ऐसा कंडक्टर है, मतलब ऐसा इंसुलेटर है जो कंडक्टर की तरह एक लिमिट के बाद बिहेव करने लगे, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। ये इंसुलेटर ही है, लेकिन ऐसा इंसुलेटर है जो एक लिमिट के बाद कंडक्टर हो जाए, और इसमें हम कंडक्टर में कराते हैं। इसमें क्या होता है कि टच नहीं कराते। क्या कराते? टच नहीं कराते। मान लो एक बॉडी है ए, उस पर टोटल चार्ज है 0, उस पर टोटल चार्ज क्या है? 0, प्लस 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 प्लस, टोटल चार्ज है 0। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा क्या? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अब यहां पे क्या करता हूं कि मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाता हूं, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाने से आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो जाएगा, और इधर जहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गया वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन चला गया, जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको, इंडक्शन को अगर मैं सेपरेशन नाम दे दूंगा तो इंडक्शन बुरा मानेगा क्या? अरे इंडक्शन, तुमको सेपरेशन ऑफ चार्ज नाम दे दूं तो बुरा मानेगा क्या? नहीं, सेपरेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो इसके पास कौन सा चार्ज इकट्ठा होगा? निगेटिव चार्ज। तो क्या अपोजिट कह सकता हूं? और इक्वल होता है कंडक्टर में, और इंसुलेटर में कम चार्ज आता है, क्योंकि इंसुलेटर में, या डाइलेक्ट्रिक में बोल देता हूं, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर, लेकिन ऐसा इंसुलेटर जो थोड़ा बेईमान है। मतलब जैसा क्या होता है, कास्ट कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है? सुने हो कास्ट कन्वर्जन का नाम? हाँ सर, रिलीजन कन्वर्जन भी होता है सर, कई मूवी और कई सिनेमा और कई चीजें चल रही है आजकल, तुमको बस फिजिक्स पे ध्यान देना है। अब सुनो, कई लोग मान लो कि ए कास्ट के लोग हैं, ए रिलीजन के लोग हैं। कौन से रिलीजन के लोग हैं? ए रिलीजन के लोग हैं। अब उनको कोई बी रिलीजन का लोग आता है, कहता है कि तुम बी में कन्वर्ट हो जाओ, ए में तुम्हारी इज्जत नहीं है, ए में बहुत नुकसान है, ए में बहुत प्रॉब्लम है, तुम बी में कन्वर्ट हो जाओ।
तो भाई ये एकदम रिजिड है, बोलेगा मैं नहीं होऊंगा, तो ये पैसे का लालच देगा, बोलेगा मैं नहीं होऊंगा, प्यार का लालच देगा, बोलेगा मैं नहीं होऊंगा, मैं अपने कास्ट से बहुत प्रेम करता हूँ, रिलीजन से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरा रिलीजन कन्वर्जन, कास्ट कन्वर्जन नहीं होने दूंगा। तो इसको खूब सारा पैसे का लालच दिया, खूब दिया, फिर भी ये नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे हम ट्रू इंसुलेटर। इंसुलेटर है भाई, ये किसी से नहीं हिलने वाला है। और एक होता है भाई, एक कास्ट में बहुत सारे लोग होंगे, अब एक इंसुलेटर है सी, उसको जाके बी लालच देता है तुम मेरे से कन्वर्ट हो जा, बोला नहीं रहूंगा, बोला पैसा ले ले, पैसा ले ले, प्यार ले ले, इज्जत ले ले, तो कहता हाँ ठीक है हो जाता हूं। तो भाई ये दोनों इंसुलेटर हैं, दोनों क्या है, इंसुलेटर, एक ही कास्ट के लोग हैं, लेकिन इसके रगों रगों में इंसुलेटर का खून दौड़ रहा है, इसके रगों रगों में इंसुलेटर का खून दौड़ रहा है, और ये बेईमान है, गद्दारी कर दिया। तो एसी से कहता है अरे गद्दारी कर बे, अरे गद्दारी कर बे, कर गया गद्दारी। मतलब डाइलेक्ट्रिक को तुम कह सकते हो कि गद्दार है। नहीं फील आया क्या, क्या कंसेप्ट का फील आया? इसको क्या कह सकते हो, ये गद्दार है भाई यार, गद्दार है ये। कैसे गद्दार है, देखो कैसे गद्दार है, तो है ये इंसुलेटर, लेकिन बाहरी इफेक्ट की वजह से ये अपना चेंज कर देता है और कंडक्टर बन जाता है, इसलिए इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। समझ में आया, थोड़ा फील आया, थोड़ा फील आया भाई साहब? हाँ चलो कंडक्टर, कंडक्शन किस में होता है? कंडक्शन ओनली फॉर कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर में ही होता है। एक कंडक्टर से तार जोड़ के दूसरे कंडक्टर को जोड़ दूंगा तो इस पर चार्ज कंडक्ट कर जाएगा। सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज आता है, में इक्वल एंड अनइक्वल, में इक्वल और अनइक्वल, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज इसमें फ्लो होता है। जैसे मान लो स्फीयर, इस पर Q1 चार्ज है, ये स्फीयर इस पर Q2 चार्ज है, दोनों अलग अलग रेडियस का है, ये R1 रेडियस का। अरे भाई साहब एक बात बताओ, चलो ठीक है कैपिटल आर ही लिखो ना, इसको भी तो कैपिटल आर ही लिख लो ना, ये R1 है और ये R2 है, इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q2, इनिशियली चार्जेस है। जब तुम इसको एक वायर से जोड़ दोगे, चलो साहब वायर से जोड़ दिया, तो क्या चार्ज आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ। इस पर चार्ज माना, मान लो Q1 डैश रेडियस है R1, इस पर चार्ज हो गया R2 रेडियस है Q2 डैश, तो Q1 डैश और Q2 डैश जो फाइनल चार्जेस हैं क्या होंगे? तो इस पर फाइनल चार्ज Q1 डैश, इस पर फाइनल चार्ज इसका रेडियस बटा टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज इनिशियल Q1 प्लस Q2, दैट्स इट, खत्म, जा जी ले जिंदगी। तुरंत से बच्चों को याद आ गया होगा। Q2 डैश क्या होगा सर? Q2 डैश होगा इसका रेडियस बटा टोटल रेडियस इनटू Q1 प्लस Q2 जो इनिशियली चार्ज थे वो। क्या डायमेंशनली सही? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज है एंड राइट हैंड साइड में भी क्या है बेटा? चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज 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 है। क्लियर है क्या? इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैंने करा दिए थे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर, कंजर्वेटिव, अच्छा फोर्स ऑन वन चार्ज, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है और R डिस्टेंस पर ये Q2 चार्ज है, इनका मीडियम है बीच में एयर, तो ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू होगी क्या बेटा? उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। क्या होगी वैल्यू? F बराबर Q1 Q2 बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं सिंपल, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, सर एक जगह K लिखा है एक जगह पता नहीं क्या लिखते, इसी K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, तो इसी K को हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें अगर मीडियम एयर हो तो इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹ बस। जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। मान लो ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाना चाहता है, लेकिन तुम एक ऐसा मीडियम रख दो कि फोर्स लगा ही ना पाए या फोर्स की वैल्यू कम हो जाए। हाँ ऐसा हो जाता है क्या? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। यहां पे मीडियम चेंज कर दोगे ना, मीडियम कोई और डाल दोगे तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर और टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर, मीडियम के आने से वैल्यू चेंज हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। सर आपने बोला था चेंज नहीं होता, Q1 जो Q2 पे लगा रहा होगा वो उतना ही रहेगा, चाहे तुम मीडियम रखो या कुछ भी रखो, बट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के आने की वजह से चेंज हो जाता है। अगर मैं इस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूंगा तो नेट में तो बेटा ये कितना लगा रहा है और मीडियम के इन्फ्लुएंस से कितना आया, दोनों ऐड होगा, तो नेट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। याद रखना, बहुत हाई लेवल की चीजें बताई है ये। नेट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट फोर्स ऑन वन ड्यू टू अदर, force on one due to other does not depends upon medium, does not
डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मान लो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स किसी भी एक चार्ज पे आ रहा है, नेट फोर्स Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब मैं मीडियम चेंज कर दूंगा तो यहां पे जो परमिटिविटी आएगा वो मीडियम का आ जाएगा। मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर, ये मीडियम की परमिटिविटी। अब मीडियम की परमिटिविटी जितना होगा उतना गुना फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, अब इस फोर्स का जो नेचर होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इसका जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ये भी फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। ये फोर्स सेंट्रल है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है। ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को इधर धक्का नहीं मार सकता, या तो धक्का मारेगा तो इसी लाइन के लॉन्ग, अबे नहीं तो टूवर्ड्स, या तो रिपल्सिव नहीं तो अट्रैक्टिव। तो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ही लगता है। देखो समझाता हूं, ये Q1 है, ये Q2 है। सर ये इसके लाइन के लॉन्ग आगे धक्का मारेगा या पीछे मारेगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगा। ये इसको इधर धक्का नहीं मार सकता। क्लियर है क्या, लाइन के लॉन्ग या लाइन के टूवर्ड्स, सारी चीजें याद आ रही है बेटा। हाँ, लॉन्ग रेंज है, मतलब इसका इफेक्ट इंफिनिटली लास्ट डिस्टेंस तक भी थोड़ा थोड़ा होता है, एकदम इंफिनिटी पे बहुत दूर जाके खत्म होगा। लेकिन मैं यहां बैठा हूं, मैं अपने घर के बाहर 10 मीटर पे चार्ज रख दूं, 2 किलोमीटर पे रख दूं, 4 किलोमीटर पे रख दूं, 5 किलोमीटर पे रख दूं, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। कहने का मतलब ये है कि आप यहां पे आर कुछ भी रख लो, ये फॉर्मूला वैलिड है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और मीडियम डिपेंडेंट होता है। कौन मीडियम डिपेंडेंट होता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है। अब यहां पे हम बात समझ लेते हैं थोड़ा सा परमिटिविटी का खेल। बेटा एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू जो होगी वो यहां से निकाली जा सकती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिखता हूं, और के की वैल्यू हमने बोला आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू बोला 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ तो एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया, बाकी टर्म नीचे। तो 1/4 पाई 9 × 10⁻9, यही सॉल्व करके आएगा 8.85 × 10⁻12। 8 × 85 × 10⁻12, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। अब हम परमिटिविटी मीडियम का लिखते हैं, तो मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो होगी मीडियम की परमिटिविटी बराबर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कितना गुना एयर के कंपेयर में ज्यादा है, वो मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगा। जैसे देखो, मीडियम की परमिटिविटी बराबर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एयर की परमिटिविटी। तो एयर की परमिटिविटी नीचे ले आओगे तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया मीडियम की परमिटिविटी बटा एयर की परमिटिविटी। क्या ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होंगे? हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन लेस होंगे। ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होगा, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं आएगा। क्लियर है क्या ये बात? इसका कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आएगा। ओके सर। और इसी का दूसरा नाम है बेटा घुमा के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये वो के नहीं है, ये तो सिंपल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं मीडियम की परमिटिविटी बटा एयर की परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी बटा एयर की परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। बेटा यहां से समझो ना, देखो एप्सिलॉन आर का क्या मतलब है? एप्सिलॉन आर का मतलब है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपेयर में कितना गुना होगा। एप्सिलॉन नॉट को यहां रखो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितना गुना होगा, यही तो एप्सिलॉन आर बताता है, और कोई खास बात नहीं है। एयर के लिए अगर हम मैं बात करूं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि मैं मीडियम एयर बोल रहा हूं। तो एयर के लिए इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसके लिए? एयर के लिए। कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, परफेक्ट कंडक्टर के लिए, तो याद रखना घुमा के या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू थी इनफाइनाइट। और किसी भी मीडियम के लिए अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो अब मैं यहां पे फोर्स निकालूंगा, तो एप्सिलॉन हम को क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और Q1 Q2 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, और के से कम हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को के गुना कम कर देता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है? के गुना कम कर देता है। कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को? नेट को। कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को? नेट को। अब मान लो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ तुमको लिखना है। ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पे चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। यहां पर चार्ज है आपका कुछ Q2, यहां पे चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर R2। तो भाई इस Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा?
तो ये 1 का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 1 पर फोर्स सेकेंड की वजह से कितना होगा, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। तो एक बार 1 2 लिखा, हर जगह 1 2 आएगा। कैसे? Q1 Q2 4 पे एप्सिलॉन नॉट R12 वेक्टर का मॉड, मतलब ये R12 वेक्टर पे तो इसी डिस्टेंस पर तो फोर्स डिपेंड करेगा, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा उसका डिस्टेंस तो यही मेजर करोगे ना, ये R। हाँ सर, तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, R12 का कैप। R12 का कैप क्या बता रहा है कि ये जो चार्ज है या तो फोर्स इधर लगाएगा, नहीं तो इधर लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन फोर्स का R12 कैप में ही होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रखोगे तो प्लस और यहां पे चार्ज को माइनस रखोगे तो ये क्या, यहां पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होने से अट्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब R12 के अपोजिट माइनस रखने से माइनस R12 कैप आएगा, माइनस रखने से माइनस R12 कैप आएगा। अगर F21 निकालना चाहते हो तो देखो क्या करना है, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर का कैप। बस यहां पे चार्ज प्लस है तो प्लस रखोगे, माइनस है तो माइनस, जबकि ये स्केलर फॉर्म होता है कूलम्ब्स लॉ का, इसमें जो चार्जेस होता है प्लस को भी प्लस रखते हैं, माइनस को भी प्लस रखता है, क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन हम बुद्धि से निकाल लेंगे, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। जैसे मान लो एक सिंपल सा सवाल ये करते हैं, क्वेश्चन भी करा देता हूं, चल क्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड एल के कॉर्नर पे, तो बस तो ये समझ कि ये जो चार्ज है इसको किधर धक्का देगा सर, इसी लाइन के लॉन्ग बाहर, और ये चार्ज इसको किधर धक्का देगा, इस तरफ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 होता है तो ये एंगल 60 होगा। कि ये बात की फील आ गई आपको, ये समझना। जैसे मैं बहुत सारा मुश्किल सवाल कराया था तुम्हें कि एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर यहां पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक बात बताओ, ये इसको इसी लाइन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। यहां माइनस क्यू चार्ज रखा है, करेगा, और ये इसको इसी लाइन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है तो नेट फोर्स इस तरफ आएगा। कितना आसान लग रहा है बताओ यार, इसलिए रिवीजन थोड़ा क्या रहता है, जरूरी रहता है। अब इक्विलिब्रियम वाला सवाल, जैसे ये चार्ज है क्यू और ये चार्ज है बेटा एन क्यू, एन क्या है, कितना गुना चार्ज है, बस ये बता रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, so that force on that charge will be 0, force on that charge will be 0, so that force on that charge will be 0। क्या होगा कि अगर ये सेम चार्ज है और ये भी सेम चार्ज है, सेम नेचर के चार्जेस है, क्या है, सेम नेचर के चार्ज है, तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्ज के बीच में आएगा। हां सर, लेकिन क्यों, मान लो अगर सेम नेचर के चार्ज है, मान लो ये सेम नेचर के चार्ज है, ये क्यू है और ये आपका क्या है, एन क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर। तो पोजीशन होगा आपका x बराबर होगा आर बटा रूट अंडर n प्लस 1, यही आएगा क्या। इधर क्यों नहीं होगा इक्विलिब्रियम, अगर तुम इधर कोई भी थर्ड चार्ज क्यू डैश रखते हो तो ये प्लस और ये भी प्लस तो रिपेल, और वो भी प्लस ये भी प्लस तो रिपेल। अगर मान लो ये माइनस तो अट्रैक्ट करेगा, वो भी माइनस तो अट्रैक्ट करेगा, तुम क्योंकि सेम चार्ज बोले हो। तो सेम चार्ज अगर हो दोनों तरफ तो इक्विलिब्रियम कैसा रहता है। अरे बहुत बढ़िया बेटा, है ना, मैं मिलता हूं तो तुमसे अभी मैं क्लास में हूं, मैं कॉल भी करता हूं तुम्हें फ्री होके। देखो सैम्यूल का ही मैसेज आया था, 711 नंबर ला रहा है भाई, लक्ष्य बैच का बच्चा, हर क्लास मेरा अटेंड किया था, हर क्लास की हर बात उसको याद है। देखो अब आगे क्या होता है, मेहनत तो उसी का है भाई, देखो आगे क्या होता है। चलो x इज इक्वल टू आर बटा रूट अंडर n प्लस 1। अगर सेम नेचर का चार्ज है, क्या है, सेम नेचर का चार्ज है, तो बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, और बीच में इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, आर बटा रूट n प्लस 1, जहां पे n बताएगा कितना गुना चार्ज वो ज्यादा है। हमेशा छोटे वाले चार्ज से हम पोजीशन देखते हैं। अच्छा, ये पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के भी आएगी, हाँ सर,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा बताओ, तो एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का फॉर्मूला यही लगेगा। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो, कुछ नहीं करना, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस, ये क्या होगा रूट एन माइनस वन, एक्स बराबर आर बटा रूट एन माइनस वन। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड द चार्जेस, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज आउटसाइड द चार्जेस, जैसे क्यू है ये और ये मान लो एन क्यू है, तो इक्विलिब्रियम किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा। इक्विलिब्रियम किधर होगा, इक्विलिब्रियम किधर होगा, इस साइड होगा इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो कहां होगा, इस साइड होगा। मैं फिर से बता देता हूं, पता नहीं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आया, ये क्यू है मान लो और ये एन क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होगा, दोनों अगर सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर ऑफ चार्ज, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो, तो यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, जो x डिस्टेंस है r बटा रूट एन प्लस वन। क्लियर है बेटा, ये q चार्ज है और r डिस्टेंस पर ये n q चार्ज है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा, ये अपोजिट नेचर का चार्ज है, ये माइनस वो प्लस या ये प्लस वो माइनस, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और उस एक्स की वैल्यू होगी आर बटा रूट एन माइनस वन। बोलो पीएचडी है कि नहीं इस बात पे, ठीक है। पेंडुलम प्रॉब्लम की बात करें, अगर मैं पेंडुलम प्रॉब्लम की बात करूं, मान लो कि ये चार्ज है Q और मास है m, Q1 M1 है, और ये चार्ज है Q2, मास है M2। अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि इस लाइन से मान लो ये θ2 एंगल बना रहा है, ये θ1 एंगल बना रहा है, तो यहां पर क्या लिखते हो, यहां पर लिखते हो tan θ1 बराबर होगा QE बाई एम M1, और यहां से tan θ2 क्या होगा, tan θ2 होगा Q2 बाई M2G आएगा ना, फोर्स, हाँ M1G और M2G। तो हम कहते हैं कि tan θ1 भी M1 पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, tan θ1 मास पे डिपेंड करेगा और चार्ज पे QE पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लिख लो, हटाओ, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो Fe, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो Fe बटा M2G। क्लियर है क्या ये बात? ये पेंडुलम प्रॉब्लम में आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉर्मल डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहीं किसी भी फ्री स्पेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई क्यू नॉट चार्ज है तुम्हारे पास, तो क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लिख लो, क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लिख लो और उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा? हां सर। क्यू नॉट पे फोर्स कितना गुना लगेगा सर? क्यू नॉट गुना लगेगा, और क्यू नॉट से डिवाइड करोगे तो 1 कूलम पे फोर्स आ जाएगा। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स के अलोंग रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब ये दोनों बातें रिलेटेड हो गई कि नहीं? क्या दोनों बातें? क्या दोनों बातें? देख रहा हूं फिजिक्स कितना सिमेट्रिक है। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हां सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखते हैं पॉजिटिव, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हम रखते हैं पॉजिटिव, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा सर। हां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। अरे यार, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया यार। ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया यार। कैसे बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया? अरे भाई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओ भाई साहब, मजे आ गए। तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मान लो कोई निगेटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स होगा उस पर। और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स की वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, क्योंकि ई क्या है सर? एक यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो क्यू पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। वो भाई साहब, धुआं धुआं हो गया क्या? हाँ सर, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कितना आसान है। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है? मान लो ये पॉइंट चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो भाई साहब, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई बराबर
के पॉइंट चार्ज बटा आर स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो कोई पॉइंट चार्ज रखो पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इसकी वजह से हम फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लिखोगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, मतलब अब एक की तरफ आएगा। हाँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अबे होता है, मतलब रेडियली आउटवर्ड होता है, पूरे स्पेस में हर तरफ इस तरीके से निकल रहा होगा। समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। क्या ये पूरी कहानी पॉइंट चार्ज के लिए फील आ गई? हाँ। अगर निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, टूवर्ड्स, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, ये निगेटिव चार्ज कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव, तो रेडियली इनवर्ड होगा। क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। क्लियर? हाँ सर। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर या सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर। जैसे ये अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इस इनफाइनाइट पॉजिटिव लाइन चार्ज की वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे। यहां से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई आर, जहां पर लैम्डा है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। निगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स हो जाता, अभी अबे है। और हाफ रिंग के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अबे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई आर अबे। और अगर यही हाफ रिंग तुम्हारा निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ऊपर की तरफ होगा 2k लैम्डा बटा रेडियस आर। मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर और सेमी सर्कल के सेंटर पर जिसका रेडियस आर है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तरीके से लिखा जाता है? हाँ, इनफाइनाइट लाइन चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है। सर सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो सर्कुलर आर्क अगर मैं देखूं, ये थीटा एंगल है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, याद करो सर, k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। क्या सही लिखा है क्या मैंने? वेरीफाई कर लेंगे ना। अगर बेटा थीटा तुम्हारा पाई होता तो सेमी सर्कुलर रिंग हो जाता, और सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए 2k लैम्डा बाई आर। रखो थीटा को पाई, देखो ना, थीटा को पाई का मतलब ये हुआ ना भाई, पूरा ऐसे पाई, ये एंगल अगर पूरा ले लेते, पूरा सर्कुलर ले लेते तो 2 पाई आता। सर थीटा को 2 पाई लेंगे तो पूरा रिंग आएगा, पूरे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है। हाँ चलो दोनों को वेरीफाई करते हैं। अगर मैं पाई रखता हूं तो थीटा को पाई रखूंगा, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, मतलब साइन पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 90, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। के लैम्डा बाई आर है तो गलत हो गया, यहाँ पे 2 का फैक्टर होना चाहिए। तो याद रखना, हाफ रिंग की वजह से जो होता है 2k लैम्डा बाई आर, वो इंटू साइन थीटा बाई 2, ये आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर मैं रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर रिंग पर टोटल चार्ज है Q, रिंग पर टोटल चार्ज है Q, उसका रेडियस है R, तो उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा KQX बटा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? हाँ सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQX बटा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है क्या सर? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अगर तुम, अच्छा x लिख दिया, ये डिस्टेंस x आएगा, तो अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? 0। अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो, अगर x बहुत छोटा रखते हो, x बहुत छोटा रखते हो तो x का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो r स्क्वायर पावर 3/2 से 2 कटेगा RQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQX बटा RQ। देखो एक डिस्टेंस ऊपर नीचे 3 डिस्टेंस, क्योंकि डायमेंशन तो KQ बाई R स्क्वायर ही रहेगा। अगर तुम्हारा x बहुत 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 बड़ा हो गया तो सर R छोटा हो गया, मतलब हाँ, तो इसको नेग्लेक्ट करो, स्क्वायर का पावर 3/2 से 2 कटेगा XQ, x और XQ नीचे कटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KQ बाई X स्क्वायर, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। और x को तुम इन्फिनिटी रख दोगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0 इन्फिनिटी पर जाके। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा? जब रेडियस x की वैल्यू r/√2 के बराबर हो। जब डिस्टेंस कितना हो? r/√2 के बराबर हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब डाइपोल की अगर मैं बात करूं तो डाइपोल मोमेंटम तो हम पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, समझेंगे। डाइपोल मोमेंटम को डिटेल में समझेंगे बेटा, ऐसी बात नहीं है। डाइपोल मोमेंटम क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड
बाई ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. 2, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो क्या 3 चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं मान सकते? मान लो ये चार्ज Q है, मान लो ये चार्ज Q है और ये चार्ज माइनस Q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस A है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? Q इंटू ए. दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत. और हमेशा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेंगे. अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a होगा तो 2a लेंगे, अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस a होगा तो a लेंगे. लेकिन हमें क्या लेना है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही लेना है, हमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही लेना है. ओके 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 ओके, डन. अब मान लो 3 चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा? नहीं बनेगा. अगर Q है तो ये डाइपोल नहीं है, कहां से डाइपोल आ जाएगा? एक तो सबसे पहली बात कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए, अपोजिट नेचर के चार्जेस होना चाहिए, ये नहीं होगा. लेकिन इसी के जगह पे हाँ ये लिख लो, नहीं होगा, ये Q डाइपोल नहीं होगा. पहली बात तो डाइपोल का नेट चार्ज 0 होना चाहिए क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बोल रहे हैं. क्या ये डाइपोल होगा? हाँ ये डाइपोल होगा. अगर ये Q चार्ज है, ये -2Q चार्ज है और ये Q चार्ज है, तो ये कैसे डाइपोल हो गया? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का पेयर है. सर पेयर कैसे? 3 चार्ज है. ओ गधूराम -2Q को क्या मैं -Q नहीं लिख सकता हूं? सर -2Q -2Q हाउ गड़ो, अरे ओलो. तो -Q का इस Q के साथ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा. अगर साइड A है तो Q इंटू ए, माइनस से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है. और -Q + Q एक पेयर ये बन गया. आए दादा पेयर बन गई हो. Q इंटू ए दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल. तो बताओ क्या हो जाएगा टोटल? तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √3QA. जब भी दो ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2. वेक्टर का समरी लेक्चर दिया था भाई साहब. तो बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक QA है, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट QA है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. तो लिखो यहां पे 2 वेक्टर की वैल्यू क्या है? QA इंटू cos 60/2. तो ये हो जाएगा 2QA cos 60/2. cos 30 होता है √3/2. 2 से 2 कट गया, √3QA. हालांकि ये मैंने बता दिया था आपको. तो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल. आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल का मतलब होता है जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द चार्जेस वो वेरी स्मॉल होगा या टेंस टू 0 होगा. P बराबर QL होता है. ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का कुलम, लेंथ का मीटर, कुलम मीटर, cm इसका यूनिट होता है. डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन क्या होगा बेटा? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये -Q चार्ज है. हां सर है. यहां से A पर सेंटर है और फिर यहां से A डिस्टेंस पर दूसरा Q चार्ज रख दिया. क्लियर है क्या? दूसरा कौन सा चार्ज रख दिया? +Q चार्ज रख दिया. अब इसके सेंटर से कहीं x डिस्टेंस पर या इसके सेंटर से कहीं r डिस्टेंस पर हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो सबसे पहली एक बात समझना कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या तुम्हारा फंडामेंटल कंसेप्ट इतना स्ट्रांग है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मतलब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मतलब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना. सर कैसे पॉइंट चार्ज का? एक बात बताओ, इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होगा क्या? हां, तो E1 लिख ले. K चार्ज बोल Q बटा इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सर टोटल R है ना? हाँ R है. इसमें से A घटा दे. A यहां से यहां का डिस्टेंस है R - A का होल स्क्वायर. ओह गॉड. और यहां पे इसके वजह से निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. कितना होगा बोल? E2. K चार्ज बोल Q. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन तो बता दिया कि निगेटिव की तरफ उधर है. यहां से डिस्टेंस लिखेगा इसका, तो यहां से ये R आ गया, R से A आ गया, R + A का होल स्क्वायर. अब बताओ इनको जोड़ोगे कि घटाओगे? सर घटाएंगे. ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है, इससे डिस्टेंस कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन में आ जाएगा E1 - E2. यहां से KQ तुम्हारा कॉमन आ जाएगा 1/R - A का होल स्क्वायर -1/R + A का होल स्क्वायर. खत्म हो गया. इसको सॉल्व कर लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, यहां पे 4 का फैक्टर था, 4KQ डिस्टेंस दोनों के बीच में R × A बटा
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं कोई रट के नहीं आया हूं और मैंने सही लिखा है। मेरे दिमाग में कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? 4 का फैक्टर आएगा। के क्यू 2 डिस्टेंस लिखेंगे क्योंकि नीचे डिस्टेंस का पावर 4 है। देख ले, ये रहा एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा भाई साहब, पूरा ड्राइव करा दिया। बोर्ड में ड्राइवेशन आएगा 5 नंबर का। ये 5 नंबर का सवाल है, भूमिका तुम्हें बांधना है, खत्म। 4k क्यू ए आर, देख 4k क्यू ए आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, खत्म। यहीं पे इस 4 को हम लिख लेंगे 2 और 2a इंटू क्यू, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, q डिस्टेंस दोनों के बीच में 2 है, तो इसको हम लिख लेंगे 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 तो 2 बचेगा, k बचेगा, q इंटू 2a को हम लिख लेंगे पी आर बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं स्मॉल डाइपोल की बात करूं, स्मॉल डाइपोल की बात करूं तो आर बहुत बहुत बड़ा होगा ए से, तो ए स्क्वायर छोटा होगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का पावर 4, आर से आर कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kp बटा आर क्यू। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आगे ही आएगा। देखो निगेटिव की वजह से ज्यादा, पॉजिटिव का पीछे कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही आएगा। लेकिन दोनों डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे रहता है, निकाल के देख लो तुम, दोनों डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे रहेगा। अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करोगे तो यहां से इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रिंग के जैसा एक्सप्रेशन आएगा, 2k क्यू डिस्टेंस में दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो तभी तो p लिख पाओगे। तो 2k क्यू ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, 2k क्यू ए आर, दोनों डिस्टेंस गलत हो जाएगा, ए आर नहीं आएगा, गलत लिखा है, आर नहीं आएगा, सिर्फ ए रहेगा। और ए ही क्यों रहेगा, 2 डिस्टेंस क्यों नहीं आएगा? तो सबसे पहली बात 2 डिस्टेंस इसलिए नहीं आएगा इक्वेटोरियल लाइन पे क्योंकि नीचे है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो डिस्टेंस का स्क्वायर पावर 3/2, तो डिस्टेंस का क्यूब बन रहा, तो नीचे डिस्टेंस का क्यूब है और ऊपर तुम 2 डिस्टेंस लिख दोगे तो ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे डिस्टेंस का क्यूब, एक डिस्टेंस बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा, डायमेंशनली करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो 2k क्यू ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 ये आएगा तुम्हारा। और यहां पे अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और छोटा, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, आर क्यू 2q ए को आप p लिख सकते हो, ये रहा 2q ए को p लिख सकते हो, कैपिटल क्यू यहां पे, तो kp बटा आर क्यू। लेकिन यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एक हमें माइनस साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट होता है। अब किसी जनरल पॉइंट पे क्या होगा, तो ये मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, आर डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इस लाइन पर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kp बटा आर स्क्वायर √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ कि ना सर, चेक करना पड़ेगा। अगर मैं थीटा को 0 रख दूं तो क्या मैं आर, ये रहा एंगल थीटा, तो क्या मैं एक्स एक्सिस पे ही कहीं आर डिस्टेंस पर हूं, एक्सियल लाइन बन जाएगा। थीटा 0 रखूंगा तो ई एक्सियल आएगा, और ई एक्सियल होता है 2kp बटा आर क्यूब, तो ये आर क्यूब आएगा। सबसे पहली गलती तो ये है, और रखो 0 रखो, cos 0 1, 3 और 1 4, √4 2, 2kp बाई आर क्यूब, सही एकदम। और थीटा को अगर 90 रखोगे तो इससे इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाओगे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा kp बटा आर क्यूब, kp बटा आर क्यूब। क्लियर है क्या ये बात? और थीटा को 90 रखो, cos 90 क्या होता है 0, kp बटा आर क्यूब बचेगा। क्लियर है क्या, समझ में आया ये सारी चीजें? अब हम हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात, हॉलो स्फीयर में चार्ज कहां रहेगा सर, सरफेस पे। कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? अबे भाई हॉलो स्फीयर होता है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एक ही बात है। तो अगर मैं हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलूं, सेल बोलूं, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग बोलूं, क्या एक ही चीज है? हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग बोलता हूं या सेल बोलता हूं, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो सॉलिड, हॉलो हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, क्या एक ही बात है? हॉलो हो या सॉलिड हो, अगर कंडक्टिंग है तो एक ही बात है। हाँ सर, सॉलिड कंडक्टिंग में भी चार्ज सरफेस पर होगा, सेल में भी चार्ज सरफेस पर होगा, ठीक है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे इसके सेंटर से कहीं भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जो कि कैपिटल आर से छोटा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 आएगा।
इसके सरफेस पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, सेंटर पे चार्ज मान लोगे, और इससे कहीं बाहर में आर डिस्टेंस पर निकालोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज सेंटर पर मान के लिखोगे। मतलब बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि अगर तुम हॉलो स्फीयर लो या सेल लो तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये आपका ओरिजिन है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, रेडियस है कैपिटल आर इसका, अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर में कहीं भी चार्ज को सेंटर पर मान के देखो, स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो चार्ज यहां रखने का कोई मतलब नहीं, चार्ज को सेंटर पे मानोगे, स्मॉल आर डिस्टेंस यहां, तो के क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटसाइड रीजन में। आउटसाइड रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, चार्ज को सेंटर पे मानोगे। क्लियर है? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का ग्राफ पॉइंट चार्ज जैसा बनेगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, जीरो, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ देखो, सरफेस से लेके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका बेटा, जीरो। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर आप लेते हो तो कोई खास बात नहीं है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज सरफेस से लेकर के सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहां कहां तक होता है? सेंटर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस है कैपिटल आर, टोटल चार्ज है बेटा क्यू। रेडियस क्या है इसका? रेडियस है कैपिटल आर और टोटल चार्ज है इसका क्यू। तो सबसे पहली बात है कि बाहर में कहीं निकाल लेते हैं, तो बाहर में स्मॉल आर डिस्टेंस पे कहीं जाके निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को सेंटर पर मान के आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे मान के आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत इजी, सिंपल एंड शॉर्ट है, बहुत इजी, सिंपल एंड शॉर्ट है। देखो आउटसाइड रीजन में के क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं। सरफेस पर भी उतना ही रहेगा, चार्ज को सेंटर पे मानोगे, लेकिन कहीं अंदर में मैं पूरा ड्राइव करूंगा, ऐसी बात नहीं है, छोड़ के नहीं जाऊंगा। अंदर में कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैंने ये ग्रीन कलर से स्फीयर लिया है उसके अंदर जितना चार्ज आएगा उसी की वजह से होगा। इस बाहर की वजह से जो चार्ज आ रहा है उसकी वजह से जीरो हो जाएगा। तो सर अंदर में चार्ज इनक्लोज्ड कितना आएगा? सर मान लेते हैं कुछ क्यू डैश है, तो उस क्यू डैश की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू डैश बटा डिस्टेंस स्मॉल आर स्क्वायर। बस मैं कह रहा हूं कि बाहर में ग्रीन कलर के बाहर में जो चार्ज आ गया उसकी वजह से नेट जीरो, अंदर में जो चार्ज है उसी की वजह से फील्ड आएगा। अब अंदर में चार्ज होगा कितना? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, बहुत आसान है निकालना। सर कैसे? सुनो, टोटल चार्ज क्या था क्यू, कितने वॉल्यूम में, तो के बटा आर स्क्वायर, ये के बटा आर स्क्वायर रहने देता हूं, Q1 को क्या लिखूंगा, टोटल चार्ज क्यू था कितने वॉल्यूम में, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम में। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो गया, चार्ज बटा वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल चार्ज क्यू इतने वॉल्यूम में, तो एक यूनिट वॉल्यूम इतना चार्ज हो गया। हमें इस पर्टिकुलर ग्रीन कलर के स्फीयर के वॉल्यूम में जो चार्ज आएगा वो निकालना है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, इसे मल्टीप्लाई करो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये क्या बना, के आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, यही है क्या? हाँ, इंटू क्यू, स्मॉल आर क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, कट के ऊपर एक स्मॉल आर आएगा, हाँ, के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू, ये आपका फील्ड आ गया। देखो के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू, इसको ड्राइव करने में तुमको कितना समय लगा था समझने में, बताओ। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा सरफेस तक, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे अगर तुम, सीट की वजह से, ये सीट है, ये सीट है, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो सबसे पहली बात आती है कि कैसा सीट है, कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग। अगर बेटा नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, तो इस नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सर चार्ज अगर मैंने क्यू रख दिया तो क्यू चार्ज आपका ए एरिया में होगा, तो सिग्मा को लिखोगे क्यू बाई ए, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। देख लो क्या है, नॉन कंडक्टिंग में आधा होता है कंडक्टिंग, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टिंग लेते हो तो चार्ज सरफेस के दोनों तरफ रहेगा, क्या है ये, कंडक्टिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों सरफेस पे चार्ज रहता है। टोटल चार्ज कितना है क्यू, कहां जाएगा सर, दोनों सरफेस पे, तो सिग्मा यहां क्या डिफाइंड होगा, क्यू दोनों सरफेस पे, तो 2a, तो सिग्मा को रखोगे क्यू बाई 2 है, सिग्मा को रखोगे क्यू बाई 2 है, तो क्यू बाई
2 एप्सिलॉन नॉट, याद है इसके लिए बहुत गाली सुना था तुमने। ले आज क्या आंखों के सामने सीधा सीधा दिख रहा है, कंडक्टिंग है, दोनों सरफेस पे चार्ज है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चार्ज के टर्म्स में तो सेम ही आएगा। तो भाई चार्ज एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, चार्ज के टर्म्स में Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो जब मैं कैपेसिटर प्लेट बनाऊंगा तो हमें पता है चार्ज इस पर Q रखा है, इस पर माइनस Q, तो गोली मारना भाई, यहां से कहीं भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट की वजह से होगा, वो होगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, गोली मार सिग्मा को। इसके वजह से बोल सर इधर निगेटिव चार्ज की वजह से उधर ही होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ, कोई बात नहीं, गाली खाने से बुद्धि खुलता है, तो रोज गाली खाया करो, कृपा वहीं रुकी हुई है गाली खाने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग वैसे इतना, अच्छा तुम्हें सीट बोल दे बस और कुछ ना बताए तो सीट में नॉन कंडक्टिंग ही मानेंगे। सीट बोल दे कुछ ना बताए तो आप नॉन कंडक्टिंग ही मानेंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर। मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो सबसे पहला केस हम समझते हैं कि मान लो कि चार्ज इज रिलीज्ड, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, केस 1। मतलब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Q चार्ज को हमने रख दिया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा उस पर QE, चार्ज की वैल्यू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स उस पर लगेगा QE। तो इस QE फोर्स की वजह से ये भागेगा, किधर भागेगा सर? आगे की तरफ QE फोर्स की वजह से जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना डेवलप होगा? फोर्स बटा मास एक्सेलरेशन, Q बाई एम। वेलोसिटी कितना डेवलप होगा? वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, Q बाई एम इंटू टी। मोमेंटम कितना आएगा? मोमेंटम होता है mv, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, v तो ये है ही, तो मोमेंटम हो जाएगा, मास से मास QET आ जाएगा। तो देखो P इज इक्वल टू QET, सिंपल है क्या? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर तुम प्रोजेक्ट करते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। उसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? फोर्स तो इतना ही लगेगा, एक्सेलरेशन तो इतना ही लगेगा, वेलोसिटी देखोगे तो v बराबर u प्लस at आ जाएगा बस। अगर रिलीज किया तो u को 0 रखो, प्रोजेक्ट किया तो u रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस q चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो भाई मेरे ये फोर्स तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएगा। हाँ, फोर्स तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएगा QE, वेलोसिटी तो इधर है, तो क्या इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा? हाँ। तो कितने एंगल से डेविएट किया ये निकालना सबसे पहली बात। तो डेविएशन क्या आ जाएगा? mu स्क्वायर बाई, अगर ये एंगल डेल्टा है तो tan डेल्टा mu स्क्वायर बाई 2 QED होगा क्या? गलत बेटा। डेविएशन किसके वजह से हो रहा है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी क्या डेविएशन उतना ज्यादा होगा? हाँ। तो तुम क्या ये फील कर सकते हो कि tan डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? सर अगर चार्ज की वैल्यू 0 होता तो डेविएट होता नहीं, फोर्स ही नहीं लगता। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ही आना चाहिए? और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस भी होना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा देर तक फील्ड में रहेगा। सर ये भी बात सही है। क्या यहां पे tan डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आएगा? हाँ। क्या tan डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा? हाँ। अब इन सबको जोड़ दोगे, इन सबको जोड़ दो, इन सबको क्या करो? जोड़ दो। तो tan डेल्टा आपका आएगा QED बटा mu स्क्वायर, क्या ये आएगा? हाँ जी। क्या ये रटना भी आसान है? हाँ। बस हो गया, इसी पे डायरेक्ट सवाल आएंगे। क्या यहां पे मैं कह सकता हूं tan डेल्टा अगर मैं सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं तो tan डेल्टा प्रोपोर्शनल टू QE बाई m हो जाएगा। सेम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करूं तो tan डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस तो मान लो कॉमन होगा, तो ये आएगा Q बाई m और ये सिर्फ Q आएगा। जब किसी चार्ज पार्टिकल को, दो चार्ज पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दो तो डेविएशन का रेशियो कैसे निकालोगे? सर अगर वेलोसिटी सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में d डिस्टेंस तक फेंका है, तो Q बाई m के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रख दो तो भाई हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, तो tan डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ही आएगा। ये मैंने बताया हुआ है आपसे। अब डाइपोल को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इस पर दो इंपॉर्टेंट चीजें होता है कि इस पर टॉर्क कितना लग रहा है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। तो टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क भी वेक्टर है। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? स्केलर होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है। टॉर्क क्या होता है? वेक्टर होता है। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट सेम होता है। जैसे टॉर्क को क्या लिखते हो? न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क को क्या लिखते हो? न्यूटन मीटर ही तो लिखते हो भाई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ये भी न्यूटन इंटू मीटर होता है, भले इसको जूल बोल देते हैं। तो क्या इसका यूनिट सेम है दोनों का? हाँ। टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट सेम है। तो क्या इसका फॉर्मूला भी सेम होगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क का डायमेंशन यूनिट सेम है तो फॉर्मूला भी सेम होगा। हाँ। फॉर्मूला क्या होगा? P, वो भी होगा P। लेकिन ये वेक्टर वो स्केलर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा P का।
P क्रॉस ई इज टॉर्क, ओ भाई साहब, और ये होगा P डॉट ई बट माइनस P डॉट ई। तो अब टॉर्क आपका आ जाएगा पीई साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। भाई 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 जो टॉर्क का डायमेंशन है वही पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, लेकिन टॉर्क होता है वेक्टर, पोटेंशियल एनर्जी होता है स्केलर। तो टॉर्क हो जाएगा तुम्हारा सिंपल पी क्रॉस ई एंड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पी डॉट ई। ओ हो माइनस पी डॉट ई। टॉर्क को क्या लिख सकते हो? पी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो? माइनस पी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या होगा? साइन 0 0 होता है। अगर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो टॉर्क क्या होगा? 0। नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 है एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका मिनिमम माइनस पी। 90 डिग्री पे टॉर्क होगा मैक्सिमम, पोटेंशियल और नेट फोर्स होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका 0, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। तो फोर्स तो हमेशा 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन टॉर्क लगेगा पी। 180 डिग्री पे टॉर्क 0 आएगा, फोर्स 0 आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा आपका पी। यहां पर क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ, टॉर्क 0 एंड फोर्स 0, क्या दोनों इक्विलिब्रियम आएगा? हाँ, इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? ये बेटा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सर कैसे पता चला स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे लिखा भी है स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट 80 डिग्री सेल्सियस। ये नीट में कई बार पूछा है। तो भाई ऑसिलेट कहां करेगा? 0 डिग्री पर। कितने टाइम पीरियड से? टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई पीई, आई बाई पीई। इसमें डाइपोल को घुमाने में वर्क कितना होता है ये जरूर पूछते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या सिंपल वर्क लिखा हो तो आपका आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का माइनस इनिशियल, बस खत्म, डेट टैट टैट। एंड वर्क बाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी कभी कभी पूछ सकता है, तो वर्क बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा माइनस डेल्टा यू, मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो क्या आपका यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा? हाँ, सिर्फ वर्क लिखा हो तो ये यूज करेंगे एंड वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो तो ये यूज करेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह सकते हैं? ये असर्शन रीजन है भाई साहब, ये असर्शन रीजन है भाई साहब, ध्यान से सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह सकते हैं, यस, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यूनिट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। हाँ, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल को तो मैं मिटा देता हूं, ये कंटिन्यूअस होता है, ये आपको नहीं पढ़ना। कंटिन्यूअस मतलब हर जगह फील्ड कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये, ऐसा कोई फील्ड देखा है तुमने? ऐसा फील्ड है क्या जहां पे फील्ड नहीं है? उसको मतलब मैं बोलता हूं जहां पे मैंने प्लॉट नहीं किया वो खाली, वहां पे फील्ड नहीं है। तो इस तरह का फील्ड लाइंस गलत है, यहां है या नहीं है, यहां है या नहीं है, ऐसा फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता। कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस होता है। कैसा होता है फील्ड लाइंस? कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस होता है। ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव से दूर निगेटिव चार्ज की तरफ। डज नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाते। कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकते। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अगर मान लो 2 फील्ड लाइंस चार्ज क्यू है तो चार फील्ड लाइंस होगा तो चार्ज डबल होगा। मान लो ये Q1 है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 निकल रहे हैं, ये Q2 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 ही निकल रहे हैं, तो तुम कह सकते हो Q1/Q2 इज इक्वल टू 4/2। क्लियर है? और दोनों से बाहर जा रहे तो पॉजिटिव लाइंस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि 2 पे? तो 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा आपके 2 से। कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन 0 होता है, कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकते 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोज लूप नहीं बनाते, ना तो कट करते हैं और ना ही क्लोज लूप बनाते हैं। जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होती है वहां से फील्ड लाइंस उतने ज्यादा निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम गॉस लॉ पे। गॉस लॉ साहब क्या होता है? गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस इज Q इन बाई इप्सिलॉन नॉट, और ये कभी भी शेप ऑफ क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। ये कभी भी शेप ऑफ क्लोज सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। शेप डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ क्लोज सरफेस, लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, इनसाइड क्लोज सरफेस, shape of closed surface, shape of closed surface, size of closed surface, size of closed surface, closed surface, area and volume of closed surface. मतलब इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि अंदर में चार्ज कितना है और उसकी मीडियम कितनी है। और क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन करते समय गोला लगाओगे, गोला रिप्रेजेंट्स क्लोज सरफेस, गोला रिप्रेजेंट क्लोज सरफेस। सिंपल फ्लक्स ये होता है ई डॉट ए, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप लिखोगे ई ए कॉस थीटा, और अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डी फाई इज इक्वल टू लिखोगे ई डॉट डी ए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो जरूरी नहीं है कि कहीं भी ई डॉट डी ए कर रहे हो तो गोला तुम लगाओ, जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन बिना गोला का ओपन सरफेस होगा, गोला लगाओगे तभी वो क्लोज सरफेस होगा, तभी आपका गॉस लॉ वैलिड होगा। क्या मैं स्टेटमेंट लिखता हूं गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड, तो सही है कि नहीं? गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, इट इज करेक्ट और नॉट? इज करेक्ट, ट्रू, करेक्ट, ट्रू, हमेशा वैलिड है, चाहे तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी लो, सिमेट्रिक लो, अगर ऐसा लिखा होता गॉस लॉ इज वैलिड फॉर द एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यस, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यस, हमेशा सही है, गॉस लॉ हमेशा सही है। बट अगर मैं बात करूं एप्लीकेबिलिटी मतलब यूजफुल, बट गॉस लॉ इज नॉट ऑलवेज यूजफुल, गॉस लॉ इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। देखो पॉइंट चार्ज के लिए गॉस लॉ कैसा बनाते हो? स्फेरिकल। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए गॉस लॉ कैसा बनाते हो? सिलेंड्रिकल। स्फेयर के लिए गॉस लॉ कैसा बनाते हो? अगर ये हॉलो स्फेयर तो अंदर में ऐसा स्फेयर बनाओगे, बाहर में ऐसा स्फेयर बनाओगे। क्या इससे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्राइव कर सकते हैं? तो सारी थ्योरी मैंने यहां पे बता दी, जो बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम काम का है, जो आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आपको समरी लेक्चर और साथ साथ में एक असाइनमेंट भी मिल जाएगा, जिसके सारे सवाल मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं।